सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1059 जिसका नाम है द कैप्टन कोबी इंसिडेंट। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर के कवर पेज में हमें दोबारा से जर्मा 66 की स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे सीजर क्लाउन ने हेलुसिनेशन गैस को हवा में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से काटाकुरी और ओवेन एक दूसरे को ही अटैक करने लग रहे हैं। मुझे पता नहीं था सीजर क्लाउन के पास ऐसी भी एबिलिटीज हैं कि वो काटाकुरी तक को फंसा दे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी अगर आप एक वन पीस फैन हो, जिसमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर कितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को फीचर करता है। हमें एक ही चैप्टर में ब्लैकबियर्ड, शैंक्स, बोआ, कोबी एंड इवन सिल्वर्स रेलिक देखने को मिला है ना। सिल्वर्स रेलिक तो फिर भी दिख जाता, ब्लैकबियर्ड तो बिल्कुल दिखता ही नहीं कभी मांगा में। एंड स्टिल वी गॉट टू सी दिस बोथ कैरेक्टर्स इन द सिंगल चैप्टर। नाउ शैकी यानी कि शुकुयाकू, ये एक्चुअली में एक्स पायरेट टेम्परेस है जो कि 2 जनरेशंस पहले कुजा पायरेट्स को लीड करती थी। सो ऑल्दो ये डिटेल्स काफी एक्साइटिंग है, काफी वकू वकू वाला मोमेंट है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस समय ओडा सेंसे हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। बाय क्रिएटिंग दीज टाइप्स ऑफ चैप्टर ही इज क्लियरली शोइंग अस कि वन पीस एक बहुत ही सीरियस वे में अब मूव करेगा। काफी बड़ी बड़ी चीजें हमें आगे देखने को मिलने वाली हैं। सो मांगा शुरू होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन से, जहां पर हम देखते हैं स्फिंक्स आइलैंड। स्फिंक्स आइलैंड अगर आपको याद ना हो तो ये वो जगह है जहां पर व्हाइट बियर्ड और एस का फाइनल रेस्टिंग प्लेस बनाया गया है। सो ये चीज मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी कि हमें दोबारा से आकागामी पायरेट्स देखने को मिले, जिनकी शिप की सवारी मार्को कर रहा था। इससे पहले लग रहा था कि रेड एयर पायरेट्स बस मूवी रेड की प्रमोशन करने आए हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि मार्को कहाँ गया, सो हियर ही इज। पावरफुल पीपल स्टे विद पावरफुल पीपल। मार्को शैंक्स को थैंक्स बोलता है फॉर ड्रॉपिंग हिम ऑफ, लेकिन शैंक्स यहाँ पर मार्को से दोबारा पूछता है, मार्को यार भाई तू सच में मेरा क्रू ज्वाइन नहीं करेगा? इसमें मार्को बोलता है भाई सपने देखना छोड़ दे, मैं ना आ रहा। वो आगे बोलता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ओल्ड हूँ और थक गया हूँ तुम ग्रेट पायरेट्स की बेबी सिटिंग करने के लिए। यहाँ पर अब मांगा में देख सकते हो कि ग्रेट पायरेट्स वर्ड को हाईलाइट किया गया है। इस पे शैंक्स उसको बोलता है कि बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं जिसका तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, बैकमैन समझा इसको। इस पे बैकमैन शैंक्स को बोलता है तू बच्चा ही है। दिस कॉन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ मी एंड अनमोल, मेरे टीममेट्स को मेरा ख्याल रखना पड़ता है एक्चुअली। इसके बाद हम वापस आते हैं मेनलैंड वानो में, जहाँ पे हम देखते हैं यामाटो को। सो ये उस टाइम का जब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने अभी वानो आइलैंड को नहीं छोड़ा था। यहाँ पे यामाटो लूफी से बोलती है कि शायद ये तुम पहले से जानते हो, लेकिन वो जो फॉरेस्ट ह्यूमन था वो यहाँ से सिर्फ इसीलिए भागा क्योंकि किसी ने बहुत बड़ा कॉन्करर साकी का बस छोड़ा था। काइडो भले ही यहाँ से चला गया हो, लेकिन उसकी एब्सेंस की वजह से यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे इस कंट्री को हथियाने के लिए, इसीलिए मैं अभी ये कंट्री छोड़ के नहीं जा सकती। और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी अपने एडवेंचर्स को एंजॉय कर पाएगा अगर हम हमेशा वानो की चिंता करते रहेंगे। इसके बाद यामाटो यहाँ पर वाकू वाकू फेस बना लेती है और बोलती है मुझे सच में तुम्हारे क्रू का एक पार्ट बनना है। इस पे लूफी उसको रिप्लाई करता है यार तुम्हारी बात तो सही है, अगर तुम्हारे यहाँ रहने से वानो सेफ रहेगा तो इससे मेरा ही मन हल्का रहेगा। चलो ठीक है, मैं मोमो और बाकी सभी को तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ। मोमोनोसुके के पास कुछ ज्यादा ही प्राइड है। यहाँ पे जोरो यामाटो से बोलता है कि यामाटो ध्यान रखना, मोमो के पास कुछ ज्यादा ही प्राइड भरा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सांजी बहुत ज्यादा निराश हो गया है क्योंकि यामाटो उनके शिप पर नहीं आ रही है। सो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि भले यामाटो सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद को ओडेन बोलती हो, लेकिन वो वही सेम मिस्टेक्स नहीं कर रही है जो कि ओडेन ने किया था कि अपने सेल्फिश नेचर की वजह से वो वानो छोड़ के चली जाए। लेकिन यहाँ पर ओडेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस टाइम पर ओडेन वानो छोड़ के गया था उस टाइम पे वानो को डेमियोस और उसका रूलर चला रहा था। कोई भी ये चीज नहीं सोच सकता था कि अचानक से ओरोची शुकियाकी को ओवरथ्रो कर देगा एंड काइडो वहां पर टपक पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्को ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा है और वो बोलता है मुगीवारा पास ही में एक शिप जा रही है जो कि मुझे लिफ्ट दे देगी, तो इसीलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। लूफी को यहाँ पर मरीन फोर्ड वॉर याद आ जाती है और वो मार्को को देख के बोलता है कि यार आपने मेरी जान पिछली बार बचाई थी और मैं कभी उसके लिए आपको थैंक्स नहीं बोल पाया। इसमें मार्को उसको बोलता है कि यार उस टाइम पे हम सभी लोग कितना ज्यादा एक्शन में जाने को रेडी रहते थे। तुम्हें ये चीज सोच के थोड़ा अजीब नहीं लगता जिन्बे? जिसपे जिन्बे उसको बोलता है ये बस कुछ ही टाइम पहले की बात है, आज तुम्हें देख के कौन बोलेगा कि उस तरह के तुम हुआ करते थे। इसके बाद मार्को लूफी से बोलता है कि एस सब कुछ देख रहा है ऊपर से और वो तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड होगा ये देख कर कि तुम कितने आगे आ चुके हो। जिसपे लूफी उसको हंसते हुए रिप्लाई करता है हाँ सच बात है। मार्को वहां से अलविदा लेता है और अपनी लास्ट लाइन बोलता है कि अब टाइम तुम लोग का है, स्ट्रॉन्ग रहना, किसी के आगे झुकना नहीं। एंड फिर मार्को वहां से निकल जाता है। सो एक्चुअली पूरे मार्को वाले सीन में आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि शैंक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स को रिक्रूट करना चाहता है। इवन आफ्टर बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रूज ऑफ दिस वर्ल्ड ही स्टिल वांट्स टू हैव हिज हैंड्स ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। अब आप सोचो कि आखिर शैंक्स को ऐसी किस चीज की कमी महसूस हो रही है, या उसने ऐसा क्या चीज सोच के रखा अपने दिमाग में कि उसको फ्यूचर में अभी और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग क्रूमेट्स की जरूरत है। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या उसको आने वाले वॉर के बारे में पता है, या फिर ही इज प्लानिंग टू ओवरथ्रो वर्ल्ड गवर्नमेंट, या फिर इससे बड़ा उसका कोई प्लान है जो कि वो एग्जीक्यूट करना चाहता है? मैं
सच में बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये चीज जानने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेज़न लिली पर। मेरी फेवरेट प्लेस है ये। यहाँ पर हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि न्योनबा बोल रही है कि हमारे शहर की हालत खराब है। ये पहली बार है कि मर्द यहाँ पर जबरदस्ती घुस पाए हैं। इस पे बोआ उनको रिप्लाई करती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ नेवी लगातार यहाँ पर आती रहेगी, तो क्यों ना मैं लूफी के पास चली जाऊँ और उससे शादी कर लूँ। इस पे न्योनबा उसको बोलती है कि तेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि लूफी को कब छोड़ना है। खैर यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन ये पहली बार नहीं है कि नेवी अमेज़न लिली पर अटैक करने आ रही है। ये चीज कुछ समय से चल रही है, जिसका मतलब कि ऑलरेडी नेवी के 2-3 अटैक्स हो चुके हैं इनके ऊपर। एंड यही सेम चीज हमें अगले पैनल्स में दिखाई जाती है कि एक हमला हुआ था कुछ हफ्तों पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू पैसिफिस्टास यानी कि सेराफिम्स को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया जाता है नेवी को। इसके बाद हम अगले पैनल में देख सकते हैं कि कूजा पायरेट्स को बढ़िया से पीट दिया गया है। और यहाँ पर वो जो लूफी की फ्रेंड थी वो बोलती है कि वो कौन है, वो एक छोटी बच्ची है, मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। और बच्चा होने के साथ साथ एक और काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये चीज मैं आपको मांगा में आगे बताऊंगा। तभी नेवी देखती है कि उनके ऊपर पीछे से कोई हमला कर रहा है। वो देखते हैं कि पीछे से एक वॉरशिप आ रही है और ये और कोई नहीं बल्कि एक और पायरेट ग्रुप की शिप होती है। एंड तभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं द ब्लैक बियर्ड पायरेट्स, जो कि अपने 2 टाइटैनिक कैप्टन्स के साथ यहाँ पर आया हुआ है। और आते ही उसने इतना बड़ा क्विक लॉन्च किया है कि मरीन्स की शिप उलट पुलट हो रही है। यहाँ पे ब्लैक बियर्ड बोलता है कि मैं पायरेट एम्परर्स को लेने आया हूँ, उसकी इतनी भयंकर पावर्स मैं नेवी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। कैटरीना डिवॉन बोलती है कि हैंकॉक कितनी सुंदर औरत है ये, अगर इसका सर मेरे लिए बहुत अच्छी ट्रॉफी होगी सजाने के लिए। इस पे वॉस्को सूट बोलता है कि कैटरीना तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन पहले हमें उसकी पावर्स लेनी पड़ेंगी। और वो बोलता है कि हम इसके साथ और भी मजे ले सकते हैं अगर हम इसे जिंदा पकड़ लें। के लौड़ो मेरी बोआ के बारे में ऐसे बोल रहे हो। यहाँ पर नेवी को अभी भी ऑर्डर नहीं मिला कि वो ब्लैक बियर्ड पायरेट से एंगेज करें। एंड तभी ब्लैक बियर्ड अपना ट्रेमर पावर यूज करके एक और क्विक क्रिएट करता है और बोलता है कि मैं यहाँ तुम चूतियों से लड़ने नहीं आया हूँ, बाहर निकलो बोआ हैंकॉक। तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कोबी को, जो कि बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर और भी पायरेट्स आएंगे फॉर्मर वॉरलॉर्ड्स को पकड़ने के लिए। कोबी बोआ से आगे बोलता है कि नेवी यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आई है, अगर तुम खुद को यहाँ पर सरेंडर कर दो तो हम यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। इसके बाद बोआ की जो 2 सिस्टर्स हैं वो कहती हैं कि आप बैठी रहो, मैं इस नेवी के हीरो को देखती हूँ। सो यहाँ पर नेवी के हीरो को डबल कोट्स में लिखा गया है। एंड दिस डज मीन कि वन पीस के वर्ल्ड में एक्चुअली में कोबी को एक हीरो के जैसा देखा जाता है। ये टाइटल काफी सिमिलर है गाप से। सो दिस इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि आगे चल के गाप का रिप्लेसमेंट कोबी बनेगा। ऑल्दो आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा चूतियापा है एंड कोबी कहाँ से गाप का रिप्लेसमेंट बन जाएगा, बट कोबी की एज भी देखो, वो लूफी की एज के आसपास ही है एंड ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन कोबी गाप का रिप्लेसमेंट बने ये एक्चुअली में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज गार्प एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज मंकी फैमिली। एंड ऑल्सो उसने काफी बड़े बड़े पायरेट से फाइट कर रखी है। कंसिडरिंग कि लूफी अगर गोल्डी रॉजर का रिप्लेसमेंट बनेगा कोबी गाप का, तो अगर आप इन रिप्लेसमेंट के टर्म्स में देखो तो इस समय लूफी ज्यादा बड़े प्रोग्रेस पे है कंपेयर टू कोबी। कोबी को देख के लगता भी नहीं कि उसकी अभी शुरुआत हुई भी है, और ये चीज हमें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हमें रॉकी पोर्ट इंसिडेंट ठीक से रिवील ना कर दिया जाए। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है जो कि मैं भूल गया था, काफी टाइम से इसके बारे में बात नहीं हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बोआ हैंकॉक एंट्री लेती है और वो अपने बहनों से बोलती है कि परेशान मत हो, मैं कभी भी खुद को किसी के आगे सरेंडर नहीं करने वाली। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कोई ब्लैक बियर्ड के क्रू को पटक के पीट रहा है। एंड इसके बाद जैसे ही ब्लैक बियर्ड अपना सर पलटता है वो पीछे का नजारा देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे दिखता है एक व्हाइट हेयर, ब्राउन स्किन और ब्लैक विंग्स के साथ एक बच्चा। एंड इसने ऑलरेडी ब्लैक बियर्ड के काफी सारे क्रूमेट्स को वहीं पर दफना दिया है। ब्लैक बियर्ड यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि यार तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या, ये एक बच्चा तुम सभी को लिटा दिया। तो अगर आप इस बच्चे को देखो तो इसके 2 पैनल्स में काफी ज्यादा डिटेल है। सबसे पहला डिटेल कि ये बच्चा एक्चुअली में मी हॉक का रिप्लेसमेंट है। अगर आपको लगता है मजाक कर रहा हूँ तो इसका स्वॉर्ड देखो, ये काफी हद तक वही सेम कटाना जैसा लग रहा है जो कि मी हॉक यूज करता है। एंड जो दूसरा छोटा सा पैनल है वहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बच्चे के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है जहाँ पे P और X लिखा हुआ है, ऑल्दो पूरा नहीं दिख रहा है। एंड इसी को देख के ब्लैक बियर्ड शॉक हो जाता है कि उसके आगे PX लिखा हुआ है और वो एक पैसिफिस्ट है। इसके बाद वो बच्चा एक बहुत बड़ा सा स्लैश चलाता है कि वैसे कूजा पायरेट्स का माउंटेन आधा आधा कट जाता है। नाउ दिस डज मीन कि जो न्यू पैसिफिस्टास बन रही है एक्चुअली में काफी पावरफुल है। इनका जो डिस्क्रिप्शन दिया है ब्लैक बियर्ड ने, उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि इनके साथ लुनानियन ट्राइब को मर्ज करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मी हॉक की कैपेबिलिटीज इनको दी कैसे गई हैं। चलो डेविल फ्रूट पावर को रेप्लिकेट करना समझ में आता है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बट उससे पहले आखिर हम सेराफिम्स के बारे में जानते कितना है। तो सेराफिम वर्ड एक्चुअली में ज्यूइश ट्रेडिशन से आया है, जिससे अगर हम क्रिश्चियन ट्रेडिशन के टर्म्स में बात करें तो इन्हें 7 आर्कएंगल्स के नाम से जाना जाता है। इनके नाम आपने सुनेंगे क्योंकि ये पॉप कल्चर में काफी पॉपुलर है। सो इन 7 कैरेक्टर्स के नाम है माइकल, गेब्रियल, रफाएल, जेरेमिल, रगुएल, जेरासील एंड रमायल। नाउ इन 7 के साथ एक 8वां मेंबर भी हुआ करता था जिसको आप जरूर से जानते होंगे, और उसका नाम था लूसीफर। लेकिन बाद में उसे इस रैंक से हटा दिया गया जब उसने एक सिन कमिट किया था और फिर उसे धरती पे फेंक दिया गया था। तो जैसे यहाँ पर 7 आर्कएंगल्स है, वैसे ही मैं एज्यूम करता हूँ कि हमें यहाँ पर
पर 7 सेराफिम्स भी देखने को मिलेंगे। एंड ये ओडा ने काफी अच्छा रिलेशन निकाला कि 7 वॉरलॉर्ड्स हैं, इनको रिप्लेस करना है, हमें न्यू नाम भी देना है, तो इसीलिए क्यों ना हम सेराफिम का कॉन्सेप्ट उठा लें, वो भी क्रिश्चियन माइथोलॉजी से। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इन दिस मांगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पैसिफिस्टा वाला बच्चा एक्चुअली में ब्लैक बियर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। एंड इसके बाद हमें काफी इंटरेस्टिंग पैनल देखने को मिलता है जिसमें हमें ये चीज कंफर्म कर दी जाती है कि ब्लैक बियर्ड बुशुशुगु हाकी यूज कर सकता है। इस चीज से ब्लैक बियर्ड इतना ज्यादा अनॉय हो जाता है कि उसने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यानी कि ब्लैक होल को एक्टिवेट कर दिया है। इधर हम दूसरे साइड में देखते हैं कि बोआ हैंकॉक अपने स्लेव एरो से सभी के सभी मरीन्स को पत्थर बनाते जा रही है। कोबी यहाँ पर पैसिफिस्टा को ऑर्डर देता है कि वो रुक जाए, नहीं तो वो उन लोग को भी तबाह कर देगा जो कि पत्थर बन गए हैं। एंड पीछे से हम देखते हैं कि बोआ हैंकॉक अपना परफ्यूम फेमर मैग्ना वाला अटैक करने आती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मेरा पर्सनली दिमाग खराब हो जाता है। बेटी चोद हाथ कैसे लगाया बोआ को, हाथ काट देंगे बहन के लड़े। एक तो ये पंखा बंद करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि इस भैंसे ने मेरे बाबू को पकड़ लिया है। मैं जो लोग तुम गाड़ कहाँ मरवा रहे हो, यहाँ सच में तुम्हारी जरूरत है। इसने टच किया उसको, मदर चोद। तुम वहीं रुक साले, में आ रहा हूं। तो मैं यहाँ पर अपनी नंगी आंखों से देख रहा हूँ कि बोआ हैंकॉक को पकड़ लिया गया है ब्लैक बियर्ड के द्वारा। ये गलत हुआ यार भाई, इस हालत में नहीं देखना था मुझे मेरा बाबू। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बोआ अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही है। एंड मरीन्स के साथ साथ बोआ ने कई सारे ब्लैक बियर्ड के पायरेट्स को भी पत्थर बना दिया है, इंक्लूडिंग कैटरीना डिवॉन। यहाँ पर शायद कोबी ही है जिसको इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे हमें एक्चुअली में बाउंटीज भी रिवील कर दी जाती है इन दो मेन कैरेक्टर्स की, जिसमें बोआ हैंकॉक की बाउंटी 1.659 बिलियन बेरी है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना स्ट्रॉन्ग उसको माना जाता है। खैर, शी इज अ कॉन्करर हाकी यूजर। एंड इसके बाद मार्शल डी टीच की भी बाउंटी हमें देखने को मिलती है, इसमें 3.996 बिलियन बेरीज की बात हो रही है। सो अगर यहाँ पे बाउंटी के टर्म से बात करें तो ब्लैक बियर्ड ऑलरेडी लूफी से ऊपर रैंक करता है। एंड यहाँ पर वो मीहॉक से भी 400 मिलियन बेरीज ऊपर आता है। एंड ब्लैक बियर्ड के ऊपर की बाउंटी इस समय सिर्फ एक ही कैरेक्टर के पास है, जो कि है शैंक्स। एंड इन दोनों के बीच में गैप उतना बड़ा है नहीं, जहाँ पर शैंक्स की बाउंटी 4.048 बिलियन बेरीज है और यहाँ पर इनके बीच की बाउंटी में ज्यादा गैप नहीं है। दिस इज ओनली 52 मिलियन बेरीज। एंड अगर आपको याद हो तो लूफी ने 30 मिलियन की बाउंटी सिर्फ जाय आइलैंड पे ही पाली थी। सो आप देखो ये गैप ज्यादा है नहीं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बियर्ड की बाउंटी कम रह जाएगी, वो ऑलमोस्ट शैंक्स के बराबर हो जाएगी या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है। सो यहाँ पर ओडा सेंसेई हमें ये चीज भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड, जो कि हम काफी टाइम से देखना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली में पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में। एंड दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि शैंक्स अभी भी पावरफुल कैरेक्टर्स को रिक्रूट करना चाहता है अपने क्रू में। नहीं तो मुझे और कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं लगता कि शैंक्स को और पावरफुल कैरेक्टर्स की जरूरत है। एंड ओडा सेंसेई भी हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनकी बाउंटीज में जो गैप है वो बहुत कम होते जा रहा है। सो यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है ना, आप एक्चुअली में इस चीज को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि फ्यूचर में शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड होने वाला है। एंड आपको याद हो तो पास्ट में भी यानी कि मरीनफोर्ड आर्क में ब्लैक बियर्ड ने बोला था कि अभी हम तुमसे लड़ने के लिए नहीं रेडी हैं आकागामी पायरेट्स। सो दिस डज मीन कि तब वो नहीं रेडी थे, बट अब ब्लैक बियर्ड इज रेडी टू टेक ऑन अ फाइट। एंड इस चीज को अभी और अच्छे से आगे प्रूव किया जाएगा, आप देखते जाओ ये वीडियो। यहाँ पर कोबी की भी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि हर कोई स्टोन बन गया है। इसके बाद ब्लैक बियर्ड बोआ से बोलता है कि मैंने अपनी आंखें तुम्हारी पावर्स पर काफी टाइम से गड़ा कर रखी हैं। इस पे बोआ उसको रिप्लाई करती है कि ये पावर सिर्फ मेरी ब्यूटी की वजह से काम करती है। अगर तुमने मुझे अभी यहाँ पर मार दिया तो तुम्हारे सारे के सारे दोस्त इसी तरह से पत्थर बने रहेंगे, और अगर कोई मेरी पावर्स को इनहेरिट कर भी लेता है तो भी वो उन्हें छुड़ा नहीं पाएगा। इस पे कोबी बोलता है कि मुझे पता था। बोआ हैंकॉक अपने हाथ में कोई ना कोई ट्रिक लेके चलती है जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा रिवील होता है वन पीस के वर्ल्ड में। यहाँ पर ब्लैक बियर्ड एक्चुअली में हीरो को थैंक्स बोल रहा है क्योंकि उसने रॉकी पोर्ट इंसिडेंट पे उसकी हेल्प की थी। हीरो से मेरा यहाँ पर मतलब है कोबी से, जिसकी वजह से ब्लैक बियर्ड एक सर्टेन कैरेक्टर को बी हाइव से भगा पाया। एंड इस कैरेक्टर का नाम था ओचोकू। सो ये जो ओचोकू नाम का कैरेक्टर अगर आपको नहीं पता तो ये रॉक्स पायरेट्स का एक मेंबर था। एंड इसकी अभी कोई भी पिक्चर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मांगा एंड एनिमे कंबाइंड। सो ओचोकू के नाम पे हम यहाँ पर माद्रा की फोटो यूज कर लेते हैं ताकि इन बातों को समझना थोड़ा सा इजी रहे। एडिटर, ओचोकू के नाम पे माद्रा का फोटो लगा देना। सो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड ये क्लेम कर रहा है कि जो कुछ भी कोबी ने किया था रॉकी पोर्ट इंसिडेंट पे, एंड बाय रॉकी पोर्ट इंसिडेंट का मतलब रॉक लगा हुआ, इसका मतलब ये रॉक्स पायरेट से रिलेटेड था एंड इसीलिए इसका नाम रॉकी पोर्ट पड़ा भी। सो ओचोकू नाम का जो कैरेक्टर है वो रॉक्स पायरेट्स में हुआ करता था। एंड इससे पहले ब्लैक बियर्ड बी हाइव आइलैंड का बॉस बनता, ओचोकू उस आइलैंड का बॉस था। एंड हम सभी को पता है कि इससे पहले इस आइलैंड
आइलैंड पे कौन रूल करता था, एंड दैट वाज आवर रॉक्स डी ज़ीबैक। सो यहाँ से हम एक चीज और प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि ब्लैकबियर्ड डिड इनहेरिटेड द विल ऑफ ज़ीबैक, यानी कि ब्लैकबियर्ड ठीक वही काम करना चाहता है जो कि ज़ीबैक अपने टाइम में करना चाहता था, एंड दैट वाज वर्ल्ड डोमिनेशन। एंड इस बात को और भी ज्यादा कंफर्म कर देती है ये फैक्ट कि ब्लैकबियर्ड के शिप का नाम है सेबर ऑफ ज़ीबैक। सो यहाँ पर हुआ ये होगा कि ब्लैकबियर्ड के अकॉर्डिंग ओचोकू वो कैरेक्टर नहीं है जो कि रॉक्स की जगह ले सके और बीहाइव को रूल करे, एंड इसीलिए उसने बीहाइव आइलैंड को अपना बेस बनाया एंड ओचोकू को वहां से मार के भगा दिया। एंड यहाँ से आप एक और अच्छा सा स्पेकुलेशन निकाल सकते हो कि अगर ब्लैकबियर्ड ने ज़ीबैक को रिप्लेस किया है एंड देन कोबी इज ऑन हिज वे टू रिप्लेस गार, एंड हमें ऑलरेडी पता है कि लूफी रॉजर को रिप्लेस करने वाला है। सो क्या इसका मतलब है कि हमें एक और गॉड वैली टाइप का इंसिडेंट देखने को मिल सकता है जिसमें कोबी एंड लूफी आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्लैकबियर्ड एंड हिज अदर क्रूमेट्स? इसमें काफी बड़ी पॉसिबिलिटी लगती है बिकॉज द पैरेलल्स जो कि ओडा यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लूफी ने ऑलरेडी रॉक्स के 2 मेंबर्स को डिफीट कर दिया है। और हमें ये चीज नहीं पता कि व्हाइट बियर्ड एंड तक फाइट कर रहा था रॉजर के अगेंस्ट या फिर उसने अपना साइड चेंज कर लिया, बिकॉज रॉजर और व्हाइट बियर्ड काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मेरा जो प्रेडिक्शन लगता है वो ये है कि व्हाइट बियर्ड ने अपना साइड चेंज कर लिया था ड्यूरिंग द गॉड वैली इंसिडेंट। तो यहाँ से आप कुछ पैरेलल्स फॉर्म होते हुए देख सकते हो जिससे आगे आने वाली फाइट का प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत लग पा रहा है। नाउ कमिंग बैक टू मांगा, ब्लैकबियर्ड यहाँ पर बोलता है कि अगर मैं इस औरत को छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे भरोसा दिला सकते हो कि ये सभी को नॉर्मल बना देगी? इस पे कोबी उसको बोलता है कि यार अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे लिए भी सिर दर्द बढ़ जाएगा। एंड बोआ उसको रिप्लाई करती है कि अगर तुम दोनों मेरे आइलैंड से हट जाओ तो मैं सभी को ठीक कर दूंगी। जिसके बाद ब्लैकबियर्ड बोलता है देखो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये मुझे तुरंत स्टोन नहीं बनाएगी। और ऐसा कोई चूतिया होगा जो ये सोच सकता है कि कोई भी मर्द इसके चार्म से अफेक्ट ना हो। ये तो बड़े दिक्कत की बात है, लेकिन मुझे लगता है मुझे इस औरत को मारना पड़ेगा। एंड कोबी चिल्ला के बोलता है भाई प्लीज उन जानों की परवाह करो जिनको तुम गैम्बल कर रहे हो। लेकिन तभी पीछे से कॉन्करर्स हाकी का बस्ट रिलीज होता है और आवाज आती है, मुझे पता था नेवी इस आइलैंड पर हमला करेगी लेकिन मुझे नहीं पता कि हालत इतनी खराब हो जाएगी। एंड तभी अगले पैनल में हम देखते हैं डार्क किंग सिल्वर्स रेलिक को। इस पूरे मांगा को पढ़ते पढ़ते इंसान 2 बार मुठ निकल जाए इंसान का, समझ रहे हो? इतना भयंकर चैप्टर है ये। रेलिक यहाँ पर बोलता है सॉरी हैंकॉक, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। रेलिक ब्लैकबियर्ड को देख के बोलता है कि तुम व्हाइट बियर्ड के पुराने चेले हो। मुझे पता है ये बात थोड़ी सी इमेच्योर है लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करता ब्लैकबियर्ड। एंड हम अगले पैनल में देख सकते हैं कि कोबी रेलिक को देख के उसकी गांड फट गई है। रेलिक यहाँ पर बोलता है कि हैंकॉक जितने भी लोग स्टोम ने बदले उन्हें वापस से सही कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारा मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाएगा और ये सारे इन्वेडर्स इस आइलैंड को छोड़कर चले जाएंगे। मैं यहाँ पर कोई और चूतियापा होने नहीं दूंगा। एंड फिर वो पूरा दिन खत्म होता है जहाँ पे सारा बवाल हुआ था एंड सीन वापस से प्रेजेंट डे पे चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं अमेज़न लिली को। एंड वो पहाड़ अभी भी हमें एकदम साफ कटा हुआ दिख रहा है जिसको पैसिफिस्टा ने काटा था, जिसके पास मिहोक वाली एबिलिटी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं शुकुयाकू को, यानी कि शैकी जो कि रेलिक के साथ रहती थी। एंड भाई 3-4 बार मुठ निकल जाए इंसान का, क्योंकि इस चैप्टर में इतने बड़े बड़े रिवील्स किए गए हैं जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे जब मैं ये मांगा जब मैंने एनिमे स्टार्ट किया था। सो यहाँ पर शैकी एके शुकुयाकू फॉर्मर कैप्टन ऑफ कूजा पायरेट्स है जो कि पहले पायरेट एम्प्रेस रह चुकी है अमेज़न लिली की। ना अगर ये इतनी सारी चीजें कम पड़ रही हैं आपका दिमाग खोलने के लिए तो मुझे नहीं पता आपको किस टाइप के एंटरटेनमेंट की जरूरत है कि आप सर पकड़ के उल्ला चिल्लाने लगो यार। क्योंकि इस चैप्टर के जो रिवील्स हैं वो सच में ऐसे चैप्टर जैसे से आगे बढ़ रहा है वैसे करके एस्केलेट होते जा रहे हैं। यहाँ पर शैकी बोलती है कि प्रोग्रेस की वजह से कभी कभी न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब तो काम बेल्ट भी सेफ नहीं है क्योंकि वेगा पंक ने वो सी स्टोन वाले शिप्स को बना दिया है। यहाँ पर न्यूनबा बोलती है कि ब्लैक बियर्ड का अटैक और नेवी के वेपन्स, मुझे लगा था हमारा आइलैंड आज खत्म ही हो जाएगा। जिसके बाद रेलिक बोलता अगर फ्रैंकली बताऊं तो हम लकी थे। सीन ऐसा था कि मैंने अपने रेपुटेशन से इन चीजों को खत्म कर दिया आराम से, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे ये बात क्लियरली पता है कि अगर मैंने 1-on-1 फाइट किया होता ब्लैक बियर्ड से तो मैं उससे जीत नहीं पाता। नाउ ये एक और पॉइंट है जो कि आपको नोटिस करने की जरूरत है कि रेलिक ने बोला है कि वो ब्लैक बियर्ड से 1-on-1 फाइट में नहीं जीत पाता। सो यहाँ से ये चीज का अंदाजा लगा लो कि जब रेलिक बोल रहा है कि वो ब्लैक बियर्ड से नहीं जीत पाता सो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि शैंक्स अकेले ब्लैक बियर्ड से फाइट करने नहीं जाएगा, कंसिडरिंग कि ब्लैक बियर्ड कितना चालाक है। एंड ये इस पूरे सीन को एक्सप्लेन कर देता है फाइनली, क्योंकि ये चीज अब रेलिक के मुंह से निकल चुकी है कि आखिर शैंक्स पावरफुल क्रूमेट्स को क्यों खोज रहा है अभी भी। इसके बाद रेलिक आगे बोलता है कि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब नेवी इन 7 वॉरलॉर्ड्स को उन न्यू वेपन से रिप्लेस कर देगी। भाई बोआ का चेहरा देखो यार, मेरी बोआ को पट्टी बांध दिया बहन के लौड़े ने, मैं छोड़ूंगा नहीं ब्लैक बियर्ड मादर चोद। इसके बाद बोआ हैंकॉक की बहनें बोलती हैं कि चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन उन दोनों के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आया। एंड इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह कि उनमें से एक बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जब बड़ी
बड़ी बहन एक बच्ची थी। एंड इसके बाद हम अगले पैनल में देख सकते हैं कि वेगापंक ने बोआ हैंकॉक के जैसे दिखने वाली एक पैसिफिस्टा या सेराफिम बना दी है। इसके बाद हम देखते हैं मरीन्स की एक शिप जो कि समुद्र में सेल कर रही है और वो यहाँ पर एग हेड पोर्ट पे जा रहे हैं। यहाँ पर कैप्टन कोबी के किडनैपिंग के बारे में बात हो रही है कि कैप्टन कोबी द हीरो ऑफ रॉकी पोर्ट इंसिडेंट को एबडक्ट कर लिया गया है बाय वन ऑफ द 4 एम्परर्स दैट इज ब्लैकबियर्ड, करंट स्टेटस अननोन। एंड इसके बाद लास्ट लाइन के साथ वर्ड स्प्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड के साथ वन पीस चैप्टर नंबर 1059 खत्म। सो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं नोटिस करने को। सबसे पहले कि ऑलरेडी ये जो वर्ड है यानी कि ये जो पूरा न्यूज है ये बहुत तेजी से दुनिया में फैल गया है। सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि ऑलरेडी ये सारी न्यूज लूफी के पास पहुंचेगी आने वाले चैप्टर में एंड देन लूफी विल टेक सम स्टेप्स कि वो जाके कोबी को छुड़ा पाए बिकॉज कोबी उसका दोस्त है, विच में लीड अस टू द मॉडर्न वर्जन ऑफ गॉड वैली इंसिडेंट। एंड हो सकता हो कि अगला आइलैंड बीहाइव आइलैंड हो क्योंकि हमें अभी भी एक रेड पॉनिग्लिफ चाहिए एंड लूफी अगर वहां तक आता है तो ये ब्लैकबियर्ड का ही फायदा है ना। इसके पीछे काफी सारी स्पेकुलेशंस और भी निकल के आ रही हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में बोआ हैंकॉक लूफी के ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन कर ले। इसके अलावा जो लूसीफर करके सेराफिम होगा वो कौन बनेगा, क्या वो डोफ्लामिंगो हो सकता है। और तो और लोगों का ये भी कहना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा क्लोन्स बनाए होंगे ना कि सिर्फ वॉरलॉर्ड्स के ही। एंड रेडिट पे तो लोगों का ये भी कहना है कि दे मे हैव क्रिएटेड एस का एक क्लोन। सो आई डोंट नो वन पीस में आगे क्या होने वाला है, लेकिन सेराफिम्स बनाने का जो सबसे लॉजिकल रीजन निकल के आता है वो पॉसिबली हो सकता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि किसी तरह से वॉरलॉर्ड का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके लुनारियन बच्चों के अंदर उसको डाल दिया गया है एंड फिर उन्हें ग्रो होने का थोड़ा बहुत टाइम दिया गया जिसकी वजह से एक माइनर वर्जन ऑफ मीहॉक आपको देखने को मिला है। एंड ये चीज एक्चुअली में पॉसिबल है बिकॉज हमने जर्मा 66 के सोल्जर्स के साथ ऐसा होते हुए देखा है क्योंकि सांजी के भाइयों के पावर्स उन्हें आर्टिफिशियली दिए गए थे। इसके अलावा अगर आप और छोटी छोटी चीजें नोटिस करना चाहो तो आप नोटिस कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि कैसे रेप कल्चर भी एक वन पीस का पार्ट है क्योंकि ब्लैकबियर्ड का एक क्रूमेट बोल रहा था कि अगर हम इसे जिंदा पकड़ लें तो हम और भी मजे ले सकते। इसके अलावा लोगों ने जो मीम्स बनाए हैं ब्लैकबियर्ड विथ मेरा मेरा नो मी वाले पावर्स उनको मैं अनदेखा नहीं कर पा रहा हूँ। इवन ये मेरे सपनों में भी आके मुझे डरा रहे हैं। ठीक है, मैं आज सुबह खौफ में उठा और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और मेरी गांड फट गई है और ये आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। मैं चाहता हूँ ये खौफ आप भी एक्सपीरियंस करो। सो वन पीस इज डार्क एंड इंटरेस्टिंग एंड आई रियली लाइक रीडिंग इट। अगर बात करें रेटिंग्स की तो स्टोरी वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10, पैनल्स वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10 एंड एक्शन वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। पैनल्स हमें कुछ बहुत भयंकर देखने को नहीं मिले इसीलिए पैनल में थोड़ी रेटिंग कम है। सो गाइस आई गेस दैट वाज इट फॉर द चैप्टर नंबर 1059 रिव्यू। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। हमारे अदर टाइप ऑफ एनिमे को भी चेकआउट करो जो हम अदर टाइप ऑफ एनिमे कंटेंट बनाते हैं। आप हमारे डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ और मैं आपके सारे क्वेरीज के रिप्लाई देता हूँ। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। हम 50K के बहुत क्लोज हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस महीने के अंत तक करा ही दो तो मजा आ जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।